जिन पे ओटी बनते हैं आपके, उन मुद्दों पे ही बात करना है जिन पे ओटी आपके बनते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाए। अब इसकी मार्जिनल नोट से क्लियर हो रहे हैं। आपको सूचित किया जाएगा, जिसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्टेड पर्सन को सूचित किया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, आपको जमानत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, सूचित किया है। ये चीज़ याद रखेंगे। 50 में 50A इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता, तुरंत जानकारी देगा। जिस व्यक्ति को वो बता देगा, मान लीजिए किसी को घर से अकेले था, वो घर पे पकड़ लाए, आप अरेस्ट कर लाए, तो उसके जो रिलेवेंट पर्सन है जिसको वो नाम बताएगा, उसको आपको सूचित करना पड़ेगा कि भाई हमने इस अपराध में इसको धर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। 50 बता मार्जिनल नोट ही क्वेश्चन आएगा, अंदर कुछ नहीं आएगा। 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। तो यहाँ पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी कैसे की जाएगी, इसके बारे में यहाँ प्रोसीजर बताई गई, ये कभी नहीं आता है। हथियारों को जब्त करने का पावर 52 बताती है, अपराधी के पास कोई हथियार है तो 52 में जब्त हो जाएगा। 53 बताती है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, एक्यूज का एग्जामिनेशन किया जाता है मेडिकल ऑफिसर द्वारा 53 में। बस इतना यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। 53A बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। अब जो रेपिस्ट होता है वो 53A में आता है, और जो एक्यूज होता है 53 में आता है। मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होता है 53 में एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन, और 53A में बलात्कारी का मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें अपन को पता है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण। तो गिरफ्तार व्यक्ति है, इसका भी मेडिकल परीक्षण होता है, तो ये मेडिकल परीक्षण कराया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कराया जा सकता है। महिला का परीक्षण होना है तो महिला की ही करेगी, महिला का परीक्षण महिला ही करेगी। महिला मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, महिला डॉक्टर होनी चाहिए, उसके बाद परीक्षण होता है। लेकिन मोस्टली अब ऐसा होने लगा है कि लेडीज़ का परीक्षण जेंट्स भी करने लगे हैं, लेकिन एक लेडीज उपस्थित होती है, परिवार की सदस्य होती है, जिससे शिष्टता का ध्यान रखा जाए उसके प्रति। 54A गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। सेक्शन 9 एविडेंस में पढ़े उसी तरह की बात यहाँ है, शिनाख्त परेड इसको बोला जाता है 54A। बस इतना आप ध्यान दीजिए। 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है, तब प्रक्रिया क्या होगी। वारंट निकलता है तो वारंट में अपने अधीनस्थ का नाम पृष्ठांकित कर देता है, वो अरेस्ट करने जाता है तो अरेस्ट करके लाता है तो वो सूचित करेगा इसको। यही यहाँ पे लिखित आदेश करके अधीनस्थ को एम्पावर्ड कर सकता है कि अरेस्ट कीजिए। जैसे थानेदार के नाम कोई आदेश वारंट निकला तो वो पृष्ठांकित कर देता है सब इंस्पेक्टर के नाम, पीछे नाम डाल दिए, सब साइन कर दिए, तो अब फिर वो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूट करवा देता है। 55A गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, इनको ध्यान रखा जाएगा। ऐसा थोड़ी अपन उसको अरेस्ट कर लिए, न खाने को दें उसको, न सिक्योरिटी दें, कहीं भी आपने उसको बरसात में छत पे बांध के रखा, ऐसा थोड़ी हो पाएगा। प्रॉपर सुरक्षा रखनी पड़ेगी जिससे उसकी जान बची रहे और खाने पीने स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे। 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाए जाएगा। अब देखिए, अरेस्ट व्यक्ति को किया है, वारंट के बिना गिरफ्तार किया है, तो अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास या थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास आपको ले जाना पड़ेगा, भेजा जाएगा। फिर यहाँ से 57 की प्रोसीजर होगी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। देखिए, वारंट के बिना लिखा है, वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, जो धारा 167 के अधीन 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। 24 घंटे धारा 167 के सिवाय। 57 इंपॉर्टेंट है, पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। किसको गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करेंगे, एसडीएम को करेंगे और डीएम को करेंगे। दो लोगों को पुलिस अधिकारी गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, यहाँ पे 59 थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। निकल भागने पर पीछा करना पर पकड़ लेने की शक्ति। भारत में कहीं भी आप पीछा कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं 60 में।
60A 2008 में जोड़ी गई। ये कहती है गिरफ्तारी कठोरता से और संहिता के अनुसार की जाएगी। बस मार्जिनल नोट याद करना है, इसके अंदर कुछ। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर 6 में आ जाते हैं। हाजिर होने कब को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में बताया गया है चैप्टर 6 में। ये क्या है? समन, वारंट, इस तरह की आदेशिकाएँ हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्या है ये? देखिए, समन का प्रारूप सेक्शन 61 बताता है। समन के बारे में वैसे देखा जाए तो 61 से 69 तक की धाराएं समन से संबंधित है CRPC। 61 समन का प्रारूप बताता है, लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियों में होगा, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। 4 एसेंशियल हैं इसके कंटेंट के प्रारूप। समन की तामील कैसे की जाएगी? अब समन तो कोर्ट निकालता है, अपन को पता है। तामील कैसे होगी? तो पुलिस अधिकारी द्वारा तामील करवाएंगे, ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार बनाए, उस न्यायालय जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या लोक सेवक। तो पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी या लोक सेवक, किसी भी माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? समन की तामील करवा सकते हैं 62 के अंदर। 62 सब क्लॉज 2 कहती है जिस व्यक्ति को समन किया गया है, 2 प्रतियों में से 1 प्रति अपन दे देंगे उसको, तो समन क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत तामील हो जाएगी। दूसरी प्रति पर साइन भी करवा लेंगे, ये बताया गया सब क्लॉज 3 में। निगमित निकाय और सोसाइटियों पर समन की तामील कैसे होती है? अब निगम पर समन की तामील करना है तो निगम के सचिव पर, स्थानीय प्रबंधक पर, प्रधान अधिकारी पर, या मुख्य अधिकारी कोई है तो उसके रजिस्टर के डाक द्वारा भी अपन समन की तामील कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 64 जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सकें तो तामील क्या करेंगे? मान लीजिए किसी के घर गए, जिस व्यक्ति के नाम समन आया वो नहीं है, 2 बार गए नहीं मिला, तो क्या करेंगे? उस घर की नौकरानी को दे आएंगे? नहीं। उस घर की महिलाओं को दे आएंगे, उसकी पत्नी को दे आएंगे समन? नहीं। उस घर का कोई वयस्क पुरुष सदस्य, उसका भाई हो जो 18+ है, पिता हो, ऐसे व्यक्ति को अपन क्या करेंगे? समन दे देंगे। वयस्क पुरुष सदस्य पर तामील कर दी जाए। सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं है, सेवक पे नहीं करेंगे। सेवक 30 साल का है, आपने कहा, उस पर तो नहीं होगा। 65 जब पूर्व वर्णित प्रकार से तामील न की जाए तब प्रक्रिया क्या होगी? चस्पा तामील कर देंगे, चस्पा तामील कर देंगे। सरकारी सेवक पे तामील क्या होगी? 66 बताती। HOD पे करना है तामील, HOD पे तामील कर देंगे, HOD तामील करवा देगा, 2 प्रतियों में भेज देंगे, HOD तामील करवा के वापस करवा देगा। 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील करना है तो क्या करेंगे? 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर उसकी तामील की जानी है और समन किए गए व्यक्ति निवास करता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट को अपन भेज देंगे। 68 ऐसे मामलों में जो और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। अब तामील करने वाला उपस्थित ही नहीं है अधिकारी, तो तामील का सबूत क्या होगा? ये बताती है धारा कौन सी? 68 बताती है। मान लीजिए मैं पुलिस अधिकारी हूँ, आप एक न्यायालय है, आपने मुझे समन दिया और मैंने जाके एक प्रति दे दी, एक पृष्ठांकित करा के कोर्ट में जमा कर दिया। अब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। अब ट्रांसफ़र हो जाता है तो मैं नहीं आ पाऊँगा कोर्ट की कार्रवाई में। कैसे? उधर भी मुझे काम देखना है अपना। मेरी ड्यूटी ऐसी नहीं है कि मैं 10 दिन छुट्टी लेके 2 दिन छुट्टी लेके आ जाऊँ। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? शपथ पत्र लगा देता है समन के साथ में। अगर आपको लग रहा है कि आपको हाजिर नहीं होना है तो शपथ पत्र लगा देते हैं। 50 रुपये के स्टाम्प पे, 10 रुपये 20 रुपये के स्टाम्प पे बनवा के लगा दिया अपन ने, और माना जाता है शपथ आप ले रहे हैं कि मैंने करवाया है, ये पूरी तरह वैलिड तरीके से कराया। आप झूठ भी तो बोल सकते हैं, फाड़ के फेंका है, साइन फर्जी डाला है उसमें, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए शपथ पत्र लगवा लेते हैं, वो साक्ष्य में ग्राह्य माना जाता है। समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जाता है, उस न्यायालय को भेजा जाता है शपथ। साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील 69, तो डाक द्वारा समन की तामील कर दें। अब साक्षी अपराधी थोड़ी ही है कि उसको अपन पकड़ के लाएं, वारंट निकलवाएं। उससे तो रिक्वेस्ट करेंगे तो बाई पोस्ट कर देंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देंगे, भैया इतनी तारीख को इतने बजे कोर्ट में हाजिर होना है। ज़्यादा हो तो फ़ोन भी करते हैं अपन,
जिसका साक्षी होता है वो खुद संपर्क करता है उससे कि भैया चलो हम लोआ चल रहे, खर्चा दे देते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। गिरफ्तारी वारंट, देखिए अब 70 धारा है गिरफ्तारी वारंट के प्रारूप और अवधि के बारे में। 70 कहती है लिखित रूप में होगा वारंट, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और एक चीज़ और है, न्यायालय की मुद्रा लगी रहेगी और एक प्रति में होगा वारंट। वारंट हमेशा एक प्रति में होता है, समन 2 प्रतियों में होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब तक उसे रद्द नहीं किया जाता तब तक वो प्रवृत्त रहेगा, या जब तक निष्पादित नहीं कर दिया जाता, जब तक अरेस्ट नहीं कर लिया जाता या जब तक रद्द नहीं कर दिया जाता वारंट एक्टिव रहेगा, ये बताया। प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, अब देखिए जमानती अपराध है तो कई बार वारंट निकलता है, उसमें प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश होता है, तो क्या होगा, प्रतिभूति लेके छोड़ देते हैं आपसे। तो लिखा था जमानती अपराध में भी तो जमानत वारंट हो जाता है इशू, जल्दी वन यही बताती है। तो प्रतिभू वाली बात है, तो प्रतिभू अगर अवेलेबिलिटी करा देते हैं आप तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ये आपको पुलिस वाले ही दे सकते हैं, मानते हैं 71। वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा। इस पर क्वेश्चन आता है, वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा। उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है। जरूरी थोड़ी, मान लीजिए 3 पुलिस वालों के नाम अपन ने वारंट निष्पादित कर दिया कि जाओ अरेस्ट करके लो, तो उनमें से कोई एक चला जाएगा अरेस्ट कर लाएगा, तीनों जाएंगे, पॉसिबल नहीं, जरूरी नहीं है कोई भी चला जाए। नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम पृष्ठांकित कर देंगे, तो पृष्ठांकित जिसका नाम डाल देंगे वो चला जाएगा। 73, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकते हैं, कौन, सीजेएम और जेएमएफसी किसी भी व्यक्ति को किसी निकल भागे सिद्ध दोष के संबंध में, उद्घोषित अपराधी के संबंध में, आजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है, ऐसी गिरफ्तारी से बच रहा है ऐसे व्यक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकते हैं वारंट। एंट्री कर सकता है इसके आधार पर, वो किसी भी भूमि या संपत्ति में एंट्री कर सकता है, गैरहथिचार या आपराधिक अत्याचार का अपराध नहीं बनेगा, उसके ऊपर अथॉरिटी है ना उसको जाने की। अरेस्ट करके संबंधित मजिस्ट्रेट को भिजवाने का पावर रहता है पुलिस अधिकारी। 74, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, देख लेना ये। 75, वारंट के सार की सूचना, जिसको अरेस्ट करेंगे उसे बताएंगे आपके भैया क्या किस वजह से अरेस्ट कर रहे हैं, ये सार की सूचना होगी। 76, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। अब देखिए यहाँ पे 24 घंटे वाली बात की गई है, अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो अनावश्यक विलंब के बिना पेश करेंगे, लेकिन 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। कैसे, हमारा फंडामेंटल राइट है ये, आर्टिकल 22 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है कि अरेस्ट व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है अपन को। आगे बढ़ते हैं। 77, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किसी भी स्थान में वारंट निष्पादित किया जा सकता है, भारत के किसी भी स्थान में वारंट निष्पादित किया जा सकता है। 78, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। अब अधिकारिता के बाहर भेजा जाना है तो यहाँ डाक द्वारा या अन्य तरीके से कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त को भेजा जा सकता है और ये इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और संबंधित व्यक्ति को अधिकारी के लिए वापस करते हैं। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश वारंट। 79, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, पृष्ठांकन करेगा इसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थाना प्रभारी, और लोकल पुलिस की हेल्प लेगा। आप जानते हैं ना एक सीआईडी क्राइम पेट्रोल में, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि वो गुड़गांव के हैं और वो कहाँ जाते हैं, नागपुर पुलिस अरेस्ट करने जाते हैं वारंट के लिए, तो वहाँ लोकल पुलिस की मदद लेते हैं, लोकल पुलिस उसकी मदद करता है, ये धारा 79 बताती है। 80, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ थोड़े 30 किलोमीटर के अंदर का एरिया कुछ ऐसा बताया गया है, तो सब इतना दीजिएगा, उससे प्रतिभूति ले सकते हैं, अगर जमानती वारंट है नहीं है तो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दें। 81, उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाता है, क्या करेगा मजिस्ट्रेट, तो ये यहाँ पे 81 में बताई गई है, इसको अपन को नहीं पढ़ना है, जो क्षेत्राधिकार के बाहर के हैं उनके बाद। 82, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। अब फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की प्रोसीजर क्या है, 82 में बताई गई है।
ये आपको पता है, इसको मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो इसमें क्या है। देखिए, किसी न्यायालय को साक्ष्य लेने के पश्चात या बिना, साक्ष्य ले लिए हैं उसने मामले में या उसके बिना, ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है, पहली चीज फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है, अपने को क्या कर रहा है, छिपा रहा है, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात की ना होगी, हाजिर हो। एक व्यक्ति के नाम वारंट निकला लेकिन वो फरार हो गया, तो हमने एक घोषणा की कि ये 30 दिन में हाजिर हो जाओ, इतनी तारीख तक हाजिर हो जाओ, वरना मैं क्या करूँगा, आगे कार्रवाई करूँगा। फरार घोषित कर दिया कि मैं आपको फरार करता हूँ, प्रोक्लेम्ड पर्सन घोषित करता हूँ, 30 दिन में सरेंडर करवाओ। नगर ग्राम में सार्वजनिक स्थान पर पढ़ी जाएगी सूचना, जहाँ पर वो रहता है वहाँ पढ़ के सुनाई जाएगी, चिपकाई जाएगी। निवास स्थान में निवास करता है लगाई जाएगी, चिपकाई जाएगी। न्याय सदन के बाहर उसकी एक प्रति लगाई जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इसमें। उद्घोषित अपराधी घोषित करने का पावर 82(4) में दिया गया है न्यायालय को। उद्घोषित अपराधी कर सकता है, कुछ विशेष धाराएं हैं जिनमें उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, सब क्लॉज 4 में। 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की। अब देखिए, अब ऐसा व्यक्ति उद्घोषित कर दिया गया है या किसी भी समय उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। अब वो नहीं आ रहा है 30 दिन के अंदर, आपको लग रहा है वो नहीं आएगा, तो आप उसकी संपत्ति अटैचमेंट कराइए जिसके भय से वो सरेंडर कर देगा। तो संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, सब क्लॉज 3 में बताया गया है। ऋण और जंगम संपत्ति है तो कैसे कुर्की की जाएगी, अभिग्रहण रिसीवर नियुक्त करके की जाएगी। यह स्थावर संपत्ति है, सब क्लॉज 4 बताती है, तो राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में कलेक्टर के माध्यम से अन्य दशाओं में कब्जा लेकर रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। और यदि जीवधन है, सब क्लॉज 5 कहती जीवधन या विनश्य प्रकृति की संपत्ति है तो तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है, और विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन होंगे, तुरंत बेचने की बात कर। सब क्लॉज 6 रिसीवर की नियुक्ति कर्तव्य दायित्व के बारे में बताती है। सीपीसी फॉलो होगी रिसीवर के संबंध में, सीपीसी के प्रोविजन रिसीवर के संबंध में लागू होंगे। सेक्शन 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ। अब कुर्की का आदेश दिया गया है तो आपको 6 माह के भीतर कुर्की की तारीख, जिस तारीख को कुर्की की गई है उस तारीख से 6 माह के भीतर आपको आपत्ति करना है। ऑब्जेक्शन कीजिए थर्ड पार्टी, जैसे बी के विरुद्ध कुर्की आदेश दिया, आप बी के भाई हैं, डी हैं, तो आपको प्रॉब्लम है कैसे, आपकी प्रॉपर्टी भी जा रही, तो 6 माह के अंतर्गत आप आपत्ति करिए, दावा करिए। एलआर भी दावा कर सकते हैं, ये सेम कोर्ट में कर सकते हैं, और ये आगे कार्रवाई है जांच और सीजीएम के अधीन भेजा जाएगा। और थर्ड पार्टी अगर आपत्ति में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है तो 1 साल के अंतर्गत सिविल सूट भी दायर कर सकता है। सिविल सूट के मेरी प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा करके बेचा गया है, जो मेरी है मुझे दिलाई जाए, तो आप बिल्कुल सिविल सूट स्पेशल रिफेक्ट में कर सकते हैं 1 साल के अंदर। तो दावे आपत्तियां कितने समय में करना है, आपत्तियां करना है 6 माह के अंदर थर्ड व्यक्ति द्वारा, और थर्ड व्यक्ति यहाँ राहत नहीं मिलती तो सिविल सूट भी 1 वर्ष के भीतर कर सकता है। 85 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय वापस करना। अब भैया ऐसा व्यक्ति जो है 6 माह के अवसान हो जाने पर दावे का निपटारा हो जाता है, आपत्ति का निपटारा हो जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा, संबंधित व्यक्तियों को दे देगा या फिर निर्मुक्त कर देगा प्रॉपर्टी। पकड़ कर लाया जाता है 2 वर्ष के अंदर, स्वेच्छा हाजिर हो जाता है और न्यायालय का समाधान कर देता है कि पर्याप्त कारण था हाजिर ना होने का। तो यहाँ पे क्या होगा,
खर्चे मर्चे काट के जितना कुर्की की गई प्रॉपर्टी को पैसे दे दिए जाएंगे। कुर्की पॉसिबल हो तो कुर्की खारिज भी की जा सकती है। कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। अब हमने कहा है कि जो संपत्ति मेरी कुर्की की गई उसको वापस कराया जाए। देखिए एक लिमिटेशन होता है, जब सरकार कुर्क करवाती है तो लिमिटेशन रहता है कि आपसे 1 साल 2 साल तक प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है। उसके बाद आप आ रहे हैं तो फिर नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नामंजूर करने का आवेदन किया गया है कि कुर्की को नामंजूर कीजिए। नहीं कर रहे आप तो आप अपील कीजिए सुप्रीम कोर्ट। ये 86 बताती अपील की धारा है। समन के स्थान पर उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना 87 है। आपको लग रहा है संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, कन्फ्यूजन है, तो आप क्या करें, वारंट जारी कर सकते हैं समन के स्थान पे। ऐसा लग रहा है व्यक्ति भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, फरार हो जाएगा, हाजिर नहीं होगा, तो आप समन के स्थान पर वारंट जारी करो। वारंट करके कोर्ट में प्रस्तुत। ये बकाया चीज़ें 88, 89, 90 छोड़िएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 91 पे आते, चैप्टर 7 पे आते हैं। चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश का है। चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश का है। देखिए सेक्शन 91 कहती है कि दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन। तो न्यायालय और पुलिस थाने का भाषाधिक अधिकारी अन्वेषण, जांच, विचारणा या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए क्या कर सकता है, समन कर सकता है और लिखित आदेश कर सकता है। पुलिस अधिकारी लिखित आदेश करेगा और न्यायालय समन करेगा कि संबंधित डॉक्यूमेंट या लेख हमारे समक्ष हाजिर करो। दस्तावेज हाजिर कराने के लिए समन कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 123, 124 और बैंक और बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं होगी। इनके तहत जो डॉक्यूमेंट आते हैं उनको पेश करने की मांग नहीं की जा सकती। डाक तार प्राधिकारी की अपेक्षा में पत्र पोस्ट कार्ड हैं तो उन पर भी ये लागू नहीं होगी कि उनको आप पावर दें कि आप ये कोर्ट में प्रस्तुत करें, ये नहीं होगा। पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। अब लेटर और पत्र को अपन को सीज करना है पोस्ट ऑफिस से, तो जिला मजिस्ट्रेट और सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, इन 4 का पावर है। यहाँ पे इन 4 को पावर दिया गया है। वो डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकते हैं कि न्यायालय दस्तावेज, पार्सल चीज उस व्यक्ति को प्रदान करे जिसे न्यायालय ने निर्देशित किया है। ये 4 अधिकारी हैं, डीएम हो गया, सीजीएम हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तलाशी वारंट 93 में है। न्यायालय तलाशी वारंट निकालता है। आपको पता है सर्च ली जाती है, घरों की तलाशी ली जाती है, तलाशी वारंट के अंदर ये 93 में न्यायालय निकालता है। सब क्लॉज 3 बोलती है 93 की, वो बोलती है डाक या तार प्राधिकारी के संबंध में तलाशी वारंट निकालने का पावर किसे है, डीएम को है और सीजीएम को है। इस पर ओटी बनता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं 94, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। अब किसी के घर में ये चीज़ें होने की संभावना है तो हम क्या करेंगे, डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी, इन 3 को पावर है। इनको 3 को पावर है कि क्या करेंगे, इनको जांच के पश्चात चुराई हुई संपत्ति निक्षेप या विक्रय के लिए या आपत्तिजनक वस्तु के निक्षेप, विक्रय, उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि प्रवेश करे, तलाशी ले और कब्जे में ले ऐसी चुराई हुई संपत्ति कूट रचित है। तो यहाँ पर 3 लोगों को, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी को पावर है कि पुलिस को ऑथराइज करें, वो जाके यहाँ पे कब्जे में ले, अरेस्ट करें। 95, कुछ प्रकाशनों के संप्रेरित होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। देखिए राज्य सरकार को पावर है, राज्य सरकार पावर है, वो ऐसी चीज़ों को, पुस्तक, समाचार पत्र या दस्तावेज है, प्रत्येक प्रति को संप्रेरित कर सकता है और ऐसा कोई मजिस्ट्रेट, उप निरीक्षक की निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी को प्रवेश करने, तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मजिस्ट्रेट को भी पावर है और राज्य सरकार को भी पावर है कि ऐसा आदेश कर दे तो कोई भी निरीक्षक की उप निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पुलिस अधिकारी इनको जब्त करेगा और जमा करेगा कोर्ट। संपर्ण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। अब जो हमारी मान लीजिए किताब है मेरी, और किताब में कुछ ऐसे पेंटिंग है या कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपत्तिजनक है, तो उसको जब्त करने का आदेश हो गया 94 में। हम चाहते हैं कि वो किताब बिल्कुल फेयर है, बायोलॉजी की किताब है जिसमें ऐसे पेंटिंग, ऐसे चित्र आना चाहिए, व्यक्तियों के नॉलेज के लिए होना चाहिए,
तो अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जब्त कर लिया है तो इस जब्ती के आदेश के विरोध में आवेदन कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे 2 मास के अंदर। उस घोषणा के इस आधार पर अपास्त करने के लिए 2 माह के भीतर आवेदन आपको हाई कोर्ट में करना पड़ेगा 60 दिन में। 3 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा इस मामले को सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा। सब क्लॉज 2 बताती है। और कुछ यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे डिसीजन लायक कुछ है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहुसंख्या के आधार पर निर्णय किया जाएगा। 97 इम्पोर्टेंट धारा है, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। अब जिनको निरुद्ध करके रखा गया है उन व्यक्तियों के लिए तलाशी कौन करा सकता है? कि मान लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण डेट पर लागू नहीं होती है, ऐसा कुछ है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण के सदस्य है धारा 97, किसी को निरुद्ध करके रखा है उनको खोजने के लिए। क्या आपको पता चला है कि बी नामक व्यक्ति आपका शत्रु है, बी नामक व्यक्ति ने आपके किसी रिलेटिव को बंदी बना के रखा है, तो आप एक सेक्शन 97 की कार्रवाई करवाएंगे, आवेदन देंगे डीएम साहब को और एसडीएम को देंगे, जेएमएफसी को आवेदन दे सकते हैं। तो ये वारंट, तलाशी वारंट जारी करेंगे, संबंधित व्यक्ति के घर में तलाशी ली जाएगी। किसको पावर है? डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी। किसी स्त्री को अपहृत करके लाए हैं और उसको बंदी बना के रखा गया है। देखते ना हॉलीवुड की मूवियों में बांध के रखते हैं, लड़कियों को पकड़ लाते हैं, वो तो वैम्पायर टाइप के रहते हैं, गर्दन काटेंगे, हाथ काटेंगे, इस तरह दिखाते हैं, खाते हैं मांस। अगर किसी स्त्री को अपहरण करके लाया गया और कहीं बंदी बना के रखा गया है तो तलाशी वारंट जारी करवाना है। स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के संबंध में तो जिला मजिस्ट्रेट और खंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, दोनों में सेम पदाधिकारी हैं, ये जारी करेंगे और उस जगह पे जाके आप पुलिस खोजबीन करेगी। 99 काम की नहीं है। 100 बंद स्थान के बाहर से अधिक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। आपका घर है, हमें तलाशी वारंट निकला है, इस एरिया के 4 घर हैं, इनकी तलाशी लेना है आपको। आपके घर आए तो आपको पूरा कॉपरेट करना पड़ेगा मुझे। 100 यही बोलती है, गेट खिड़की ताले खोलिए, मैं अंदर जाऊंगा, तलाशी लूँगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गेट तोड़ना है तो गेट भी तोड़ सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ 100 में। 101 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीज़ों का बैन। अब तलाशी वारंट में अधिकारिता के बाहर अगर कोई तलाशी ली गई है तो कोई चीज़ पाई जाएगी तो इसकी सूची बनाई जाएगी, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाई जाएगी, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे सूची बना के जब्त करके। 102 कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। कुछ संपत्तियों को पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? जब्त कर सकता है, जो उसके समक्ष रखी जाती हैं, चुराई हुई प्रतीत हो रही है, अपराध होने का संदेह हो रहा है, ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है पुलिस अधिकारी। और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अधिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और प्रस्तुत करेगा संपत्ति को। ये सब 3 बता देती। कोई संपत्ति क्षयशील है परंतु कहती है, मतलब नष्ट हो सकती है जल्दी, कीमत 500 रुपये से कम है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश के अनुसार ऐसी संपत्ति को बेच भी सकता है पुलिस अधिकारी को जब्त की। मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। 103 बताई गई है, इम्पोर्टेंट। तलाशी वारंट मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में करा सकता है 103 में। 104 में पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। तो कोई न्यायालय के समक्ष अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है तो उसको अपने पास रख सकती है न्यायालय। 104 में उसको पावर दिया। 105 इम्पोर्टेंट नहीं है। 105A से लेके चैप्टर 7 एक कभी आता ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है, क्रॉस लगा देना है, अपन मैंने पहले भी बताया आपको। एक चैप्टर 8 है, लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। ऐसे इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है आईपीसी के अलावा। आईपीसी में तो सीधी डेफिनेशन थी, दंड थी, पढ़ रहे थे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। आप अपना माइंड कैप्चरिंग ना कर पाएगा, इसलिए मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। 106 से आगे अपन कल पढ़ेंगे, भले 2 की जगह 3 दिन लग जाए, बस यही 2 एक्ट ही तो बड़े बड़े हैं, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में ऐसे कवर हो जाएंगे। आप तो बस जुड़े रहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सीआरपीसी रोक रहा हूँ। 106 से आगे कल लगाएंगे। आप यहाँ पे 105 तक के सारे ओटी लगाएंगे, बस इतना काम है आपको। 105 तक आपको पढ़ना है एक बार और सारे ओटी आपको लगाना है 105 तक के, ठीक है।